डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें फिजिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है हमारा प्रकाश। फिजिक्स में हम लाइट पढ़ा रहे हैं बच्चे। लाइट को ठीक से पढ़ लेते हो तो फिर तुम्हारा कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है, चाहे छठी सातवीं आठवीं का हो या 10th क्लास तक का टोटल सिलेबस में कवर कर रखा हूँ। इसमें फिजिक्स से कोई क्वेश्चन तुम्हारा छूटे नहीं बच्चे। तो चलो हम पढ़ते हैं लाइट। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। देखिए, ये प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाते हैं यहाँ पर। पूछता है प्रकाश कौन सी तरंग होती है जी, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और विद्युत चुंबकीय के बाद अगर उसमें अनुप्रस्थ दे दे तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो प्रकार की तरंगें होती है। इसमें कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये पूरा का पूरा याद रखना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है जिसकी उपस्थिति के कारण हमारी आँखें, यहाँ हटते हैं कि हमारी आँखें किसी वस्तु को देख पाती है। इस चीज़ को ठीक से समझो बच्चे। मानो यहाँ पे कोई भी अगर ये कलम है या कोई पेंसिल है या कोई मकान है और ये हमारी आँखें हैं बच्चे, तो हम इसको तब तक नहीं देख सकते हैं कि जब तक इस पर कोई प्रकाश की किरण ना पड़े। जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है बच्चे और ये टकरा के हमारी आँखों पे आती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अंधेरे में कोई वस्तु रखी हो, सोचो अंधेरे में कोई वस्तु रखी हो तो वहाँ प्रकाश तो जाता ही नहीं है, तो टकरा कर हमारे आँख पे आती नहीं है वो। तो अंधेरा में अगर मानो ये कोई, ये कमरा हो गया बच्चा, यहाँ समझते चलो ठीक से। मानो ये रूम है और इस रूम में यहाँ हमने रख दिया, यहाँ पे समझो कि ये दरवाज़ा हो गया हमारा। इसमें अंधेरा कमरा कर दिया और यहाँ पे कॉपी किताब कलम जो कुछ भी रख दें, तो चूँकि यहाँ प्रकाश की किरण कहीं से आ नहीं रही है इसीलिए हम इसको देख नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम इसमें बल्ब लगा देते हैं, बल्ब का प्रकाश जिस जिस वस्तु पे पड़ता है वहाँ से टकरा कर अगर उसकी किरणें हमारी आँखों पे पड़ जाती है बच्चे, तब हम समझो कि उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अर्थात जब तक प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ेगी नहीं तब तक हम उस वस्तु को देखेंगे नहीं। इसीलिए हम लिखेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है जिसकी उपस्थिति के कारण ही हमारी आँखें किसी वस्तु को देख पाती है। बच्चों, प्रकाश की चाल पूछता है कि सामान्यतः कितनी होती है। तो सामान्यतः प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है बच्चे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, माने 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर तक दूरी तय कर लेती है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के से संबंधित कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे बच्चे जिसको जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कहता है किरण क्या है, कहते हैं री क्या होती है, री। एकदम प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। मानो यहाँ हमने एक बल्ब लगा दिया जी या टॉर्च लगा दिया, टॉर्च ये प्रकाश जिस पथ पे ये चलेगी प्रकाश की किरण, देख रहे हो ना, जिधर ये चल रही है इसके चलने के पथ को ही हम क्या कहते हैं जी, किरण कहेंगे। समझ गए बच्चे। किरण पुंज क्या है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे 1 किरण 2 किरण 3 किरण 4 किरण, कई समूह एक तरफ जा रहे हैं तो इस किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज कहते हैं बच्चे। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, इसे हम समझते चलेंगे। कौन कौन, तो पहली जो किरण होती है उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण, किरण पुंज, पूंजी को पुंज लिखेंगे, या संतुलित किरण पुंज। तो मैंने समझ ली, इससे क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यह अवतल दर्पण में होता है बच्चे। जिससे होता क्या है बच्चे कि जब कोई प्रकाश की किरणें, देख लो, मैं एक इधर से किरण आई, दूसरी किरण यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, चारों तरफ से किरणें एक बिंदु पर आकर जब मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसी किरणों को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यह अवतल दर्पण में होता है बच्चे। ये हमारा दर्पण हम आगे चलकर पढ़ेंगे, यह हमारा अवतल दर्पण होता है बच्चे। ये अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, देख लो, तो इसके यह वक्रता केंद्र सी हो गया
और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या r हो गया। तो कोई भी प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण पे आकर टकराती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस बिंदु से होकर, यह वक्रता केंद्र C हुआ, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम r कहते हैं बच्चे, यहाँ से यहाँ की दूरी को। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में पोल होता है, अब ध्रुव के बीच में यहाँ पर फोकस होता है। तो प्रकाश किरण कभी भी टकरा के आती है तो दर्पण से टकरा कर या फोकस से होकर गुजरेगी बच्चे, इतना ध्यान में रखेंगे। इधर से भी आएगी तो फोकस से गुजरेगी, इधर से आएगी फोकस से गुजरेगी, इधर से आएगी फोकस से गुजरेगी। अर्थात किसी भी दर्पण में प्रकाश की किरणें जब आती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से जा रही है। तो जब एक ही बिंदु पर किरणें आकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे बच्चे। और इसी के ठीक विपरीत होता है कि अपसारी किरण पुंज, जिसको हम डाइवर्सन बीम्स के नाम से जानते हैं, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज या असंतुलित किरण पुंज या डाइवर्सन बीम्स किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बाहर की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। याद रखेंगे हम लोग, यह उत्तल दर्पण में होता है। जैसे एक बिंदु हो गया यहाँ, प्रकाश के बिंदु, यहाँ पे अगर यहाँ से प्रकाश किरणें बाहर जाती हुई प्रतीत हो रही है, देख लो ये लग रहा है कि किरण से, इस बिंदु से किरणें कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जन बीम्स के नाम से जानते हैं बच्चे। यह उत्तल दर्पण में होता है। तो पूछता है उत्तल दर्पण को कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण। और अवतल दर्पण को, तो अवतल दर्पण को हम क्या कहेंगे? बोलो बच्चे, अभी मैं पढ़ाया था, सोच कर बोलो। हाँ, उसको हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में कई किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है और अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से कई सारी किरणें बाहर जाती हुई प्रतीत होती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें से समानांतर किरण पुंज या पैरेलल बीम्स। कहते हैं जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समानांतर किरण पुंज या पैरेलल बीम्स के नाम से जानते हैं। देख लो, प्रकाश की किरणें ये सीधी जा रही है, ये भी सीधी चली जाए, 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 इधर जाए या पीछे की तरफ भी अगर इसको बढ़ा दे तो आपस में कहीं भी ना मिले, तो इसको हम समानांतर या पैरेलल बीम्स के नाम से जानते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हम पढ़े अभी तक किरण पुंज। अब हम पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे बच्चे? दर्पण। दर्पण को हम मिरर कहते हैं। क्या कहेंगे? मिरर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक एक करके पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको ठीक से समझते जाओ बच्चे। सबसे पहले हम रे पढ़े। रे क्या है जी? तो प्रकाश के गमन करने के पथ को ही हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। और रे 3 प्रकार की होती है। अभिसारी किरणें जो समझो कि एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जब कोई किरण पुंज एक बिंदु से बाहर फैलती हुई प्रतीत होती है, बाहर जाती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और जब किरणें आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं भी जाए वो आपस में मिले नहीं, तो इसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब हम पढ़ेंगे मिरर। मिरर क्या है बच्चा? तो एक एक करके समझते हैं हम लोग कि तुमने मिरर देखा है बच्चे पहले? हाँ, चेहरा हम लोग मिरर में देखते हैं ना, क्यों देख पाते हैं? समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है उसे दर्पण कहते हैं। मानो बच्चे, यदि यह एक दीवार है और इस दीवार पर हमने क्या किया, यहाँ से एक टॉर्च ले लिया और टॉर्च लेकर जला दिया, तो प्रकाश की किरणें जब इस पर जाएगी तो यह इधर परावर्तित होगी कि नहीं? तुम बोलोगे कि नहीं होगी। लेकिन यदि हम यहीं पे कोई दर्पण लगा दे, कोई मिरर लगा दे, शीशा लगा दे बच्चे, तो यह प्रकाश की किरण जैसे आएगी ये क्या करेगा? इसको परावर्तित कर देती है। तो जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। परावर्तित का मतलब क्या हुआ बच्चा? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में, कौन सा माध्यम? अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नॉर्मल तरीके से यहाँ समझाता हूँ बच्चे, फिर से समझ लो थोड़ा सा। 2 शब्द तुम्हें मिलेंगे इसमें, एक है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन नॉर्मली समझा दे रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण, मानो ये दर्पण है, किसी सतह से टकराकर
अपने माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब कोई प्रकाश की किरण, ये मान लो ये नीचे पानी हो गया और ऊपर हवा हो गया, दो माध्यम में की मैं बात कर रहा हूँ, अपवर्तन दो माध्यमों में होता है, ये हवा हो गया और पानी हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आए, अब जल से टकरा कर अपने माध्यम में वापस न लौटे, उसी माध्यम में माने दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, तो उसे हम समझे कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम इसे आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अभी हम दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण पे ध्यान देंगे कि दर्पण क्या करता है जी। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, जिसे हम प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं, और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण, जिसे स्फेरिकल मिरर के नाम से हम जानेंगे बच्चे। तो ये दोनों क्या होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण समझते हैं बच्चे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जहाँ से कोई वस्तु, जैसे ये देख लो, हम ये एक दर्पण ले लिए और यहाँ से टॉर्च जला के यहाँ प्रकाश मार दिया, तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जहाँ से वस्तु जिस सतह से टकरा के वापस लौटती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये परावर्तक सतह हमारा पूरा का पूरा मिरर क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह यह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। देखो ये टकरा के वापस जा रही है इधर, लेकिन पूरा का पूरा ये क्या है जी, समतल है, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसे, समतल दर्पण। हम घरों में जो अपना फोटो देखते हैं बच्चे जिस शीशे में, वो समतल दर्पण ही होता है। चित्र यहाँ दिया हो बनाने के लिए, तो हम चित्र यहाँ बना सकते हैं बच्चे कि यह हमारा, ये देख लो जिस पीछे ये जो हम ऐसे कर रहे हैं ना, ये कलई करना बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कलई करना। जब भी शीशा देखोगे, मिरर देखोगे, उसके पीछे रेड कलर का, नहीं तो ब्लू कलर का, किसी कलर का रंगा रहता है बच्चे। इधर हम आकर खड़े होते हैं जैसे ही, तो ऐसा ही फिगर हमारा इसके अंदर एकदम बन जाता है बच्चे, ठीक है ना। तो ये परावर्तक सतह, तो इसी को हम कहते हैं कि ये फिजिक्स की भाषा में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यह एक समतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन होता है, एकदम पैरेलल होगा, याद रखेंगे। और इस पर प्रकाश की किरण जब आएगी, टकराएगी, फिर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो जिस सतह से प्रकाश की किरण टकरा कर अपने माध्यम में वापस आती है, तो उस टकराने वाले सतह को ही हम परावर्तक सतह कहते हैं। ये समतल दर्पण में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर हम पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक से समझोगे इसे। कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चे, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल को हम कनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब इसे समझो, यहाँ मैंने चित्र का जगह दे रखा है बच्चे और बना रहा हूँ गोलीय दर्पण। यह एक गोलीय कोई मान लो की आकृति है जी, इसको हमने ऊपर से यहाँ तक चीर दिया। चीरने के बाद हमने देखा कि एक इसका यह सतह बन रहा है, इधर वाला ये सतह है, एक इधर वाला सतह है जो ये सतह है। दोनों सतह को हम एक तरफ से चाहे तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। लेकिन देखो, एक सतह यह जो अंदर की तरफ कलई कर देंगे, बीच में हिस्सा उठा हुआ है या बीच में उठा हो, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण माने कन्वेक्स मिरर। और यदि इसके बीच का हिस्सा अगर धंसा हुआ है, ये देख रहे हो ना, ये धंसा हुआ, ये हिस्सा क्या है जी, धंसा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ऊ से उठा और ऊ से उत्तल, बीच का सतह उठा हो तो उत्तल, अब बीच का हिस्सा अगर धंसा हो तो अवतल दर्पण कहेंगे बच्चे। चलो तब हम आगे समझते हैं बच्चों, इसको समझो कि अवतल दर्पण का चित्र और उत्तल दर्पण का चित्र यहाँ बनाना है। तो अवतल दर्पण का कहे कि चित्र बनाइए और उत्तल दर्पण का बना दीजिए। तो अवतल दर्पण में क्या करेंगे हम, ये देख लो बीच में ये धंसा हुआ हो गया, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो कहता है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो हम पहले अवतल दर्पण या कनकेव मिरर पढ़ते हैं। कहते इसका परावर्तक सतह माने जहाँ से प्रकाश की किरण आकर टकरा के वापस आ रही है, देख रहे हो ना, ये परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, याद रखेंगे, अंदर की ओर यह धंसा हुआ है, देख रहे हो ना,
यह क्या है जी, धंसा हुआ है और इसकी बाहरी सतह पर कलई रहता है। ये इसकी बाहरी सतह थी इधर वाला, तो बाहरी सतह पे हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। देख लो ये बाहरी सतह पर हमने कलई कर दिया और अंदर का यह सतह धंसा हुआ है बच्चे। आगे कहता है कि अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। स्टार लगा लो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डबल स्टार। बार बार पूछता है कि अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं बच्चे। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित चीज़ों में किया जाता है। किस किस चीज़ में करेंगे, यहाँ मैं एक बार बता दूं कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं बच्चे। लेकिन यहीं पे जब हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसे समझते चलो बच्चे। अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामती दर्पण में करते हैं। हजामती दर्पण समझते हो बच्चे, जैसे ही हम किसी हजाम के यहाँ जाते हैं बच्चों, वह एक ऐसा दर्पण रखता है कि इसमें आदमी का बाल काटने के लिए या समझो कि दाढ़ी बनाने के लिए, मान लो ये दाढ़ी बढ़ गया इसका, हम उसको क्या करते हैं, जैसे ही हम उसके सामने बैठते हैं बच्चे, ये क्या करता है अवतल दर्पण हमेशा ये वस्तु का क्या करता है कि ऐसे जगह पे जो इसके ध्रुव और फोकस के बीच में हम इसको रखेंगे, ये ध्रुव इसका कहलाता है। ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम चेहरे को रखते हैं तो ये हर चीज़ की आकृति जो दाढ़ी है बड़ी बड़ी दिखाई देने लगता है। कैसे दिखने लगती है, बड़ी बड़ी। तो इस तरीके से बड़ा बड़ा जो दिखाई दाढ़ी और बाल जो दिखने लगेगा बच्चे, तो इसको हजाम बनाने में हजाम को काफ़ी आसानी होती है। इसलिए पूछता है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो लिखेंगे अवतल दर्पण। हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। टॉर्च में किस लाइट का प्रयोग करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। मोटर कार की हेड लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। यह स्टार लगाता हूँ, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में रहता है, इसे याद रखोगे। इस तरीके से बच्चे, वही नहीं, हमारे जो समझो कि डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त नाक, कान, गले से संबंधित रोगी के लिए भी ये दर्पण का प्रयोग करते। देख लो बच्चे, ये मैं एक फिगर बना रहा हूँ तुम्हें, यह एक डॉक्टर साहब हैं और ये डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपने यहाँ पर एक समझो कि ऐसा लेंस लगा लेते हैं, ये बांध लेते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब, और इस लेंस के द्वारा हमारे वो कान को या आँख को, नाक को देखते हैं या कान को देखते हैं या गले को देखते हैं। हमारे नाक के अंदर, कान के अंदर, गले के अंदर अगर छोटे छोटे अगर कोई कीटाणु जीवाणु हो तो वो भी इस लेंस के द्वारा, इस दर्पण के द्वारा, जिसमें कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, आसानी से वो देख पाते हैं। तो ये भी पूछता है प्रश्न कि डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त नाक, कान, गले से संबंधित रोगी के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो लिखेंगे अवतल दर्पण। अब बच्चे पढ़ते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। मैंने बोला बच्चा, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह माने प्रकाश की किरणें जहाँ आकर टकराती, ये क्या होता है, उठा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से इसे ही हम कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं बच्चे। इसे समझो, इसकी खासियत क्या होती है, तो इसकी खासियत हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, ऊपर की ओर उठा होता है। मैंने बोला ये देख लो बच्चे, ये ऊपर की तरफ उठा है, ये परावर्तक सतह, किरण ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी सीधे आएगी तो सीधे ही वापस चली जाएगी, तो ये परावर्तक सतह इसका उठा रहता है। इसके भीतरी भाग अर्थात अंदर की सतह पर कलई रहता है। अंदर की सतह देखो, ये अंदर वाले हिस्से में हमने इसको कलई कर दिया, मैंने रंग दिया है बच्चे। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। डबल स्टार लगा लो। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा बच्चे। उत्तल दर्पण का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, ये परीक्षा में पूछ देता है बच्चे। तो लिखेंगे कि इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। बच्चे मान लो ये हमारा ये कार हो गया जी, तो कार के बगल में देखना यहाँ एक मिरर लगा रहता है, इधर भी एक मिरर लगा रहता है। यह जो मिरर होता है बच्चे, ये कौन सा मिरर होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण
क्योंकि इसका प्रयोग करने से इसमें विस्तृत क्षेत्र या पीछे के बहुत बड़े हिस्से को यह दर्पण कवर करती है और हमारे आंखों पे माने सीधा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कौन प्रतिबिंब बनाता है जी? सीधा बनाएगा प्रतिबिंब और काल्पनिक बनाएगा और छोटा बनाएगा। माने बड़ा बड़ा हाथी भी दिखाई देगा तो छोटा प्रतिबिंब करके हमको दिखा देता है। अर्थात उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बच्चे। इसीलिए गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहीं पे अवतल दर्पण की बात करेंगे बच्चे, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। बच्चों अगर हम साइड मिरर के रूप में गाड़ी के बगल में जो शीशा होता है, अगर हम अवतल दर्पण का उपयोग कर देंगे तो कभी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा, कभी उल्टा दिखाई देगा। उल्टा दिखाई देगा तो लगेगा अरे भूत आ रहा है क्या रे पीछे से। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग ना करके किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चे। यही नहीं, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? इसमें बता दिया कि इसमें उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, छोटा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये बार बार तुम सुन रहे हो, ये प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब क्या है बच्चा? इसको हम जानते हैं। तो कहते हैं प्रतिबिंब या इमेज जब किसी वस्तु या बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे याद रख लेना बच्चे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं बच्चे। पहला वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस तरीके से रियल इमेज पढ़ेंगे हम लोग और इमेजिनरी इमेज पढ़ेंगे बच्चे। माने इसमें समझो वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ेंगे। दो प्रकार के प्रतिबिंब। कहते वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, यह प्रश्न पूछता है। तो लिखेंगे हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहले हम पढ़ रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किसे कहते हैं? तो देखो बच्चे समझो इसको। कहता है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कौन कटान से बनेगा? वास्तविक कटान से यह बनता है और यह उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु बिंब का माने उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। जैसे मानो कि ये हमारा एक दर्पण हो गया बच्चे, समझते चलो। और यहाँ हमने एक या ठीक बीचों बीच एक रेखा खींच दिया, यह इसकी वक्रता केंद्र हो गया। जिस गोलीय दर्पण का बीच का बिंदु यह होता है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र और यह दर्पण के ठीक बीच के बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से कहते हैं, सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो बिंदु होता है उसे हम फोकस से शुरू करते हैं। मानो प्रकाश की हमने प्रकाश की किरण यहाँ रख दिया है, एक वस्तु रख दिया। प्रकाश की किरणें जब वस्तु ये दर्पण से टकराएगी बच्चे तो यह फोकस से होकर गुजरती है, यह रूल कहता है। फिर अगर इससे एक और किरण अगर हम फोकस से गुजार दें तो इस स्थिति में यह जो प्रधान अक्ष है इसके समानांतर आ जाती है बच्चे। तो इसका प्रतिबिंब जहाँ ये वास्तविक कटान से बन रहा है इसे ही हम समझो कि इसका प्रतिबिंब कहते हैं। आगे हम समझाएंगे, मात्र यहाँ यही समझे रहो कि वास्तविक कटान से जो बनती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक कटान से जो बनेगी उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे करके यहाँ पे मैंने जो दे रखा है बच्चे, ये हमने फिगर के लिए दे रखा था और हमने बताया यह दर्पण है, ये देख लो यह दर्पण हो गया अवतल दर्पण। यहाँ हमने एफ रखा, यहाँ सी रखा। यहाँ अगर मैं वस्तु को रख दूँ तो ये दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर ये किरण आती है, टकरा कर फोकस से होकर गुजर जाती है।
अगर हम इसको वक्रता केंद्र से किरण गुजारे तो ये वक्रता केंद्र से वापस लौट आती है, इसे हम याद रखेंगे। तो इस तरीके से इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, कटान बिंदु यहाँ है ना, तो बनता है ए डैश बी डैश, वस्तु से छोटा बन गया यहाँ पर। तो हम ये कटान बिंदु भी आगे पढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। याद रखना कि किरणों के काल्पनिक कटान से जो बनता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है बच्चे, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तीनों पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा, ये परीक्षा में पूछेगा, लिख लोगे। कहेगा परिभाषा दो काल्पनिक प्रतिबिंब का, तो लिखेंगे किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ लिखते हैं प्रतीत होती है, वास्तविक प्रतिबिंब में लिखते हैं कि मिलती है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लिखते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु बिंब का, बिंब माने वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी कहें या काल्पनिक कहें, दोनों एक ही चीज़ होता है बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसमें कहता है ये, इसको कैसे समझेंगे, तो मानो यह एक अवतल दर्पण है, खूब बढ़िया समझ लो। इस अवतल दर्पण में यह जो दर्पण जितना चौड़ा होता है इसको इसका द्वारक कहते हैं। मान लो ये एक ए है और यह बी, इसका द्वारक हो गया। दर्पण के ठीक बीच वाले बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव से होते हुए, इसके वक्रता केंद्र से होते हुए जो रेखा गुजरती है बच्चे, इसे हम प्रधान अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। अगर या इस प्रधान अक्ष पर जो इसमें वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अगर किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में हम यहाँ रख दें बच्चों, यह किरण ऐसे टकराएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर आके टकराएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी। अगर हम वक्रता केंद्र से होकर इस पर एक रेखा अगर खींचते हैं, यह जाएगी यह रेखा, और यह किरण हमारे दर्पण से टकरा कर फिर अपने ही दिशा में वापस लौट जाएगी। पीछे की तरफ अगर काल्पनिक रूप से अगर हम इस दोनों को बढ़ाएं, तो यहाँ जहाँ पे एक कटान बिंदु होगा वही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा बच्चे। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इस तरीके से यहाँ पे अगर P, यहाँ पे एम एन अगर कोई वस्तु है तो एम डैश एन डैश इसका प्रतिबिंब। ये क्योंकि वास्तविक कटान से न बनकर कल्पना करते हैं कि बढ़ाने पर आगे मिल जाएगा, तो इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे बच्चे इसमें कैसे कैसे हम किसी का फिगर बनाते हैं। तो अब इसमें एक अगला टॉपिक है कि परावर्तन या रिफ्लेक्शन क्या है। परावर्तन के नियमों को लिखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा बच्चे, और ये क्वेश्चन तुम्हें बताना पड़ेगा। बोर्ड के एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछता है। कहता है परावर्तन क्या है, तो लिखेंगे प्रकाश का, पहले हम हेडिंग दे देंगे क्या, परावर्तन। पहले परावर्तन समझते हैं कि प्रकाश का किसी बिंदु से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में, यहाँ से की जगह क्या लिखेंगे, में वापस लौट आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक से समझो। अगर मान लो ये दर्पण है, हमने किरण यहाँ से भेजा और ये टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो मैंने हवा से गई और हवा के माध्यम में ये वापस लौट जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अर्थात जब प्रकाश की कोई भी किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट आए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपने ही माध्यम में वापस, ये जरूर शब्द बोलेंगे। परावर्तन के दो नियम होते हैं बच्चे। कितने नियम होते हैं, दो। पहला नियम क्या कहता है समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में बार बार ये पूछता है बच्चे, याद कर लो। कहता है आपतित किरण, प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखो नंबर पहला नियम इसका कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसे समझो बच्चे, मानो कि हमने एक ये तल बनाया, तल माने यह समझ लो, और हमने क्या किया, ये एक दर्पण है। इस दर्पण पे जो किरण आती है, ये देख लो, जो किरण आती है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण।
अब देखो, और यहाँ पे जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर आकर ये मिलती है, इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे बच्चे? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण और जिस बिंदु पे मिलते उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। यहाँ से मिलने के बाद टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, माने परावर्तित हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे बच्चे? परावर्तित किरण। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपतित किरण, कलर में चेंज करता हूं, ठीक से समझो बच्चे, इसे देखो, कहते आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यह हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। मानो इस पर एकदम ठीक 90 डिग्री का एक अभिलंब हमने डाल दिया, तो ये तीनों के तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया यह अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम हो गया बच्चा, समझ में आ गया? यह ऊपर से जो 90 डिग्री के कोण पे डालते हैं, हम इसको अभिलंब कहते हैं। काल्पनिक रूप से हमने डाल दिया। तब जब डालते हैं तो क्या देखते हैं बच्चे कि यह जो, देखो बढ़िया समझे इसे, आपतित किरण इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है और परावर्तित किरण भी इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है। तो आपतित किरण को कोण आई कहते हैं, अब परावर्तित किरण को कोण आर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जितना बड़ा ये कोण होता है उतना ही बड़ा ये कोण भी होता है, दोनों का दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इससे दूसरा नियम हमारा बनता है बच्चों कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, माने जितना आई होगा उतना ही क्या होगा? आर होगा, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो यह हो गया हमारा दूसरा नियम। तो पहला और दूसरा नियम ये बार बार पूछता है बच्चे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, माने आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या हो गया बच्चा कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यह लिख दोगे बच्चे बोर्ड के एग्जाम में और ये वाला फिगर बना देते हो तो तुम्हें पूरा फूल का फूल मार्क्स मिलता है बच्चे, ठीक है? यह जो चित्र है एक बार फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ दिया है चित्र का जगह, यह देख लो। यह हमने क्या किया कि एक दर्पण ले लिया, दर्पण को एक तरफ कलई कर दिया, मैंने रंग दिया बच्चे, कलर कर दिया। और यह देख लो, यह प्रकाश की किरण जो आती है तो आपतित किरण, और यहाँ से परावर्तित होकर अपने माध्यम वापस लौटती है तो परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर जहाँ दोनों मिल रहे हैं इस पर एक हम काल्पनिक रूप से एक रेखा खींच देते हैं, तो इससे आपतन बिंदु पर डाला गया यह अभिलंब हो जाता है बच्चे। यह हो गया अभिलंब। ये तीनों आपतित, यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण और यह हो गया आपतन, आपतन बिंदु, इस पर डाला गया यह हो गया अभिलंब। यह तीनों का तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है, तो आपतित किरण जो कोण बनाती है इस कोण को हम कहते हैं कोण आई, और परावर्तित किरण इसके साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं कोण आर। तो कोण आई और कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। यह परावर्तन के दोनों नियम हो गए बच्चे। अब हम इसमें पढ़ेंगे परावर्तन के नियम के बाद कि किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र C, ध्रुव P, मुख्य अक्ष CP, फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R तथा द्वारक को स्पष्ट करें। तो ये एक एक करके जो हम पढ़ेंगे बच्चे, इसे हम फिजिक्स के प्रकाश के दूसरे एपिसोड में पढ़ेंगे। यह हमारा प्रकाश का, लिख देता हूँ यहाँ पर, ये रहेगा हमारा क्या जी,
तो प्रकाश का एपिसोड 2। तब तक प्रकाश एपिसोड 1 को तुम लोग जितना बताया हूँ उतना लिखो। दूसरे एपिसोड में हम पढ़ने जा रहे हैं किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या तथा द्वारक को स्पष्ट करिए क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके।